अच्छा जी, अटेंडेंस ले रहा हूँ सेकंड सेशन की, और चैट पे भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, माइक अनम्यूट करके भी कर सकते हैं। साद बिन मुजाहिद, तो वो ड्रॉप कर दिया। फिजा इसहाक, ठीक है, प्रेजेंट है। मोहम्मद फैसल, ठीक है, प्रेजेंट है। अलीना फ़हीम, ओके, प्रेजेंट। मोहम्मद उमर खान, प्रेजेंट सर। सही। अच्छा, मोहम्मद शगील, शगील नहीं, हाँ ठीक है, प्रेजेंट। मुस्तफ़ा, सर प्रेजेंट। ठीक। अच्छा, फरिया फैसल, ठीक है, प्रेजेंट। अर्श मोमिन, प्रेजेंट। शेख मोहम्मद उमर शाहिद, ठीक है, प्रेजेंट। शेख आयशा शाहिद, ओके, प्रेजेंट। ज़कवान आबिद, प्रेजेंट। मोहम्मद असद सनाउल्लाह, प्रेजेंट सर। ठीक। जुबैर अख्तर, ओके, प्रेजेंट। हमजा कमाल, प्रेजेंट। हाफिज मोहम्मद ज़फ़ीर खान, ये नहीं है। और मोहम्मद उमर सिद्दीकी, प्रेजेंट है। और सैयद मोहम्मद तकी रजा, ठीक है, प्रेजेंट। बस ये हाफिज मोहम्मद ज़फ़ीर खान नहीं है सेकंड सेशन में। अच्छा, वो भी आ गए मीटिंग में, ठीक है, उनकी भी प्रेजेंट है। सेकंड सेशन में सारे प्रेजेंट है, ठीक है। क्विज के बाद जल्दी शेयर करूंगा। चेक तो हो गए सारे, ये मैं अपलोड करने मार्क्स को कर दूंगा इंशाल्लाह एक आध दिन। क्विज में 9 भी लिए लोगों ने, 9 भी मैंने लिए, ठीक है, तो बाकी कम भी है। अच्छा जी, पेंटियम के बारे में हम पढ़ रहे थे, ये हो गया था। लेटेस्ट प्रोसेसर भी हो गया था। इसके बाद इस पे आते हैं बेसिक माइक्रो प्रोसेसर की डिजाइन। ज़फ़ीर खान, अटेंडेंस लगा दी आपकी, मैंने प्रेजेंट कर दिया। अच्छा, देखिए, बेसिक माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, होता है क्या है, आपके पास देखें रजिस्टर्स हैं, ठीक है, रजिस्टर ज़ाहिर है वो, ये सीपीयू है आपका, सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स भी हैं, और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी है, कंट्रोल यूनिट भी है, क्लॉक भी है। क्लॉक की यूज करते हैं सिंक्रोनाइज करने के लिए, क्योंकि सिंक्रोनाइज का मतलब क्या है कि सारे कंपोनेंट्स आपस में मिलके काम करें, ठीक है। तो सीपीयू जो है ना, वो क्लॉक का मतलब क्या है, वो बिट जनरेट करते हैं। एक्चुअली क्लॉक क्या होती है, एक बिट होती है, वो बिट सेंड की जाती है, और जिसको वो बिट मिल जाती है वो आपस में सिंक हो जाती है डिवाइसेस। तो सीपीयू जो है वो क्लॉक मेंटेन करता है रैम के साथ, आईओ डिवाइसेस जो चल रहे हैं, कीबोर्ड माउस वगैरह जो भी हैं, उन सब के साथ। और ये सारी आपस में ज़ाहिर है डेटा बस और आईओ बस के जरिए आपस में इंटरकनेक्टेड है। कंट्रोल बस भी है, एड्रेस बस भी है, ठीक है। तो ये सारी कम्युनिकेशन हो रही है, और बेसिक आर्किटेक्चर तो यही है। कंट्रोल यूनिट, क्लॉक का मतलब, क्लॉक क्या था, क्लॉक सिंक्रोनाइजेस द इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ द सीपीयू विद अदर सिस्टम कंपोनेंट्स, ठीक है। सिस्टम के, सीपीयू के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं वो दूसरों के साथ सिंक हो जाए, उसके लिए क्लॉक यूज होती है।
एपीयू और सीपीयू, एपीयू मैंने नहीं सुना, कौन सा एपीयू, मैं मालूमात करूंगा। आप लिख रहे हो सीपीयू और एपीयू में क्या फर्क? एपीयू मैंने अभी आपसे पहली बार सुना है, देखेंगे क्या है एपीयू। अच्छा जी, तो रजिस्टर जो है रजिस्टर आपस में सिंक्रोनाइज्ड है रैम के साथ और आईओ डिवाइसेस के साथ, और उसके लिए यूज होती है क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? ठीक है, कंट्रोल यूनिट का काम ये है कि वो कंट्रोलिंग कर रहा होता है मुख्तलिफ, उसके अंदर फ्लैग, सारे जितने भी फ्लैग्स हैं वो सी बस के अंदर है, और कंट्रोल यूनिट जो है वो उसी के जरिए से कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे अभी आपको दिखाया कैरी प्रोड्यूस हुई तो उसको कैसे मेंटेन किया गया, तो कंट्रोल यूनिट जो है एक्चुअली उसके अंदर कंट्रोल बसेस हैं सारी, जिसके जरिए से वो सारा काम सर अंजाम दे रहा है। इसके बाद है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU। ठीक है, सारे अर्थमेटिक प्रोसेस वगैरह सारे इसी में परफॉर्म हो रहे हैं, और लॉजिकल एंड और नॉट वगैरह वो भी सारे इसी में परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये बेसिक माइक्रो कंप्यूटर का जो है डिजाइन यहाँ पर दिखाया गया है। क्लॉक सिंक्रोनाइजेस ऑल सीपीयू एंड बस ऑपरेशंस। तो क्लॉक के जरिए होता है क्या है, देखो यहाँ पर दिखाया गया है क्लॉक, एक पल्स, ये जो एक सिग्नल जनरेट हुआ है ये एक साइकिल हो गई, ठीक है ना, एक बिट ये रही 0 और एक बिट ये रही 1, ठीक है, तो 0 और 1 मिला के ये एक साइकिल हो गई, ये 1 साइकिल हो जाती है। तो सीपीयू की स्पीड भी साइकिल्स में आपको पता है, साइकिल्स पर सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड किसका है यूनिट पता है? एक सेकंड में 30 साइकिल किसका यूनिट है? फिजिक्स में पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, बिल्कुल। इसको हम हर्ट्स में काउंट करते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्स में, इसको काउंट करते हैं साइकिल्स पर सेकंड। तो एक साइकिल ये हो गई, यानी कि एक 0 से लेके ये जो है चला अगले 1 तक, 0 1 इसमें एक आ जाती है, ये एक साइकिल हो गई। ये इस तरह की कितनी साइकिल एक सेकंड में आ रही है, सीपीयू की स्पीड उसी पे आती है 2.6 गीगाहर्ट्ज, वो हर्ट्ज में ही है। इतने सारे जो है वो इतने बिलियंस ऑफ गीगाहर्ट्ज जो है साइकिल जो है एक सेकंड के अंदर चल रही होती है। तो एक ऑपरेशन जो है जाहिर है वो क्लॉक के ऊपर ही बेस कर रहा होता है, और सारे ट्रिगर्ड भी क्लॉक के ऊपर जो है चल रहे होते हैं। अच्छा, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल, तो कोई भी आप कोड करते हो, कोडिंग करते हो सी शार्प वगैरह में जिसमें भी, तो उसके अंदर पूरी साइकिल चलती है, ठीक है ना, यानी कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल चलती है, और ये साइकिल जब तक चलती रहती है जब तक कि सारा प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सिंगल मशीन इंस्ट्रक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू अ सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल ऑपरेशन, ठीक है ना, और उनको इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल कहते हैं। बिफोर एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम इज लोडेड इनटू द मेमोरी, एग्जीक्यूशन करने से पहले प्रोग्राम रैम में जाता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जिसको भी रन करना होगा वो कहाँ जाएगा, वो रैम में जाएगा। द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या है, रजिस्टर है, तो अगला इंस्ट्रक्शन जो है जो चलने वाली है उसका एड्रेस इसके अंदर जो है सेव होता है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का काम यही है, जो अगली इंस्ट्रक्शन चलने वाली है उसका एड्रेस होल्ड करना। द इंस्ट्रक्शन क्यू होल्ड्स अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन अबाउट टू बी एग्जीक्यूटेड। ये तो इंस्ट्रक्शन क्यू बन जाती है कि एक के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन कौन सी चलनी है, दूसरी के बाद तीसरी इंस्ट्रक्शन कौन सी चलनी है, तो वो इंस्ट्रक्शन क्यू बन जाती है, और 1 बाय 1 वो सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो चलती हैं। तो इसके अंदर 3 बेसिक स्टेप्स हैं। जब मशीन इंस्ट्रक्शन जो है जो चल रही होती है उसके अंदर जो है 3 बेसिक स्टेप्स हैं। कौन कौन से? फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट, ठीक है। फैच का मतलब क्या, पहले फैच किया जाएगा, फैच क्या किया जाएगा कि इसके अंदर ऑपरेंड कौन से हैं, ठीक है, ऑपरेंड कौन से हैं उनको फैच किया जाएगा, और जैसे ऐड करा रहे थे आप 2 नंबर्स को, तो 2 नंबर्स के ऑपरेंड के अंदर थे उनको फैच किया जाएगा। फैच करने के बाद इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाएगा, ऑप कोड के अंदर जो कन्वर्ट किया जाएगा, और फिर आखिर में इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, इसको रन कर दिया जाएगा। तो 3 प्रोसेस होते हैं। फैच यानी कि सारी कोई भी इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन को फैच करेंगे, उसको फिर डिकोड करेंगे, उसको फिर एग्जीक्यूट करेंगे। 2 मोर स्टेप्स आर रिक्वायर्ड व्हेन द इंस्ट्रक्शन यूजेस अ मेमोरी ऑपरेंड। अगर रैम यूज की है, यानी कि अगर वेरिएबल यूज किया है, तो दो मजीद स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे, फैच ऑपरेंड और स्टोर आउटपुट ऑपरेंड, ठीक है। यानी कि टोटल मिला के देखा जाए तो 5 स्टेप्स हैं, 3 बेसिक हैं, दो जो है वो उस केस में है अगर वेरिएबल यूज हो रहा है, ठीक है। 3 बेसिक कौन से? फैच, यानी कि इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाएगा, इंस्ट्रक्शन में क्या है,
उसको फेच किया जाएगा, उसको डिकोड किया जाएगा, ऑपकोड में कन्वर्ट करके उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और अगर उसके अंदर वेरिएबल्स हैं तो वेरिएबल को जो है अलग से फेच किया जाएगा। फेच ऑपरेंड का मतलब है वेरिएबल को अलग से फेच किया जाएगा, और उनको फेच करने के बाद उनको जमा करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन करना है, जो भी करना है, करने के बाद उसको उसका जो जवाब है, रिजल्ट जो है, उसके रिजल्ट को कहीं ना कहीं अगर स्टोर कराओगे, उसको यहाँ पर लिखा है स्टोर आउटपुट ऑपरेंड। ठीक है, 2+3 5 होता है, तो 5 को कहीं रखवाओगे तो वो आउटपुट ऑपरेंड जो है स्टोर कराएगा, चाहे वो वेरिएबल में कराओ चाहे वो रजिस्टर में कराओ, लेकिन जाहिर है वो स्टोर तो होगा। तो टोटल ये 5 स्टेप्स हैं, जिसमें से 3 बेसिक्स हैं विदाउट वेरिएबल, और अगर वेरिएबल है यूज हो रहा है तो फिर 2 मजीद जो है वो स्टेप्स इंक्लूड हो जाते हैं। अब आप यहाँ पर ये देख लो, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल के अंदर दिखाया, पहला क्या है, फैच। द कंट्रोल यूनिट फेचेस द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन क्यू। जो अगली इंस्ट्रक्शन चलने वाली है उसको फेच करेगा इंस्ट्रक्शन क्यू में से, और इंक्रीमेंट्स द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर यानी कि इसके पास अगले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, उसको इंक्रीमेंट कर देगा। तो जाहिर है जो जिस इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया गया, अब उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को जो है वो इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, और वो अगली इंस्ट्रक्शन का जो है फिर वो एड्रेस होल्ड कर लेगा। ठीक है, उसको प्रोग्राम काउंटर भी कहते हैं, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहते हैं, एक ही चीज के नाम है। कहीं आईपी लिखा हो या पीसी लिखा हो तो एक ही चीज के नाम है कि अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करते हैं। तो ये पहला हो गया काम फेच करने का, कि इंस्ट्रक्शन को फेच किया, ये चलाने रैम में जो इंस्ट्रक्शन रखी है उसको, जो इंस्ट्रक्शन रखी है, ऐड है, सब्ट्रैक्शन है, जो भी है, उसको फेच किया। फिर दूसरा क्या है, डिकोड। द कंट्रोल यूनिट डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन फंक्शन टू डिटरमाइन व्हाट द इंस्ट्रक्शन विल डू। ठीक है, यानी कि वो डिकोड करेगा कि इसमें काम क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या काम हो रहा है, उसको इंस्ट्रक्शन निमोनिक को देखेगा, उसको ऑपकोड में कन्वर्ट करेगा। तो ये काम सारा इसमें होगा। उसके अंदर देखेगा कि the instructions input operands are passed to ALU। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास उसके जो है इनपुट ऑपरेंड है उनके पास भेजेगा, और एंड सिग्नल्स आर सेंड टू द ALU इंडिकेटिंग द ऑपरेशन और टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, तो यानी कि जो भी है एंड और नोट, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्लस माइनस, वो सारा का सारा डिकोड होगा। इसके बाद है फैच ऑपरेंड। ऑपरेंड को फैच करेगा अगर इसके अंदर, इफ द इंस्ट्रक्शन यूजेस एन इनपुट ऑपरेंड लोकेटेड इन मेमोरी, अगर ऐसे ऑपरेंड हैं जो कि रैम में मौजूद है, ठीक है, तो उनको रैम से रीड करेगा, और रीड करके कॉपी करेगा, अपने कहाँ कॉपी करेगा, अपने इंटरनल रजिस्टर में, रैम से उठा के अपने इंटरनल रजिस्टर में कॉपी करेगा, और फिर वहां पर मैथमेटिक्स परफॉर्म करेगा जो भी करनी है। और ये इंटरनल रजिस्टर जाहिर है यूजर तो इनको देख तो नहीं रहा होता, ठीक है, आर नॉट विजिबल टू यूजर प्रोग्राम्स। तो यूजर इंटरनल रजिस्टर नजर नहीं आ रहे होंगे यूजर को, क्योंकि वो रैम से वैल्यू उठा के अपने पास रख लेगा रजिस्टर में, और वहां पर मैथमेटिक्स परफॉर्म करके अगर जवाब रखना होगा तो वापस रैम में रख देगा, वरना रजिस्टर में भी रख सकता है। तो यहाँ पर ये चीजें हो गई, फैच, डिकोड, फैच ऑपरेंड्स, फिर एग्जीक्यूशन होगी। Arithmetic logical unit executes the instruction using the named register। अब एग्जीक्यूशन कर रहा है, चला रहा है, ऐड कर रहा है तो एडिशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, यानी कि उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है। और उसके बाद जो जवाब आएगा स्टोर आउटपुट ऑपरेंड, जो जवाब आएगा अगर उसको रैम में रखवाना होगा तो उसको रैम में रखवा देगा, और अगर उसको रजिस्टर में रखवाना होगा तो रजिस्टर में रखवाएगा। ठीक है, तो आउटपुट ऑपरेंड जहां भी स्टोर कराना होगा उसको वहां पर स्टोर करा दे। तो ओवरऑल प्रोसेस ये है, 5 स्टेप्स है इस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल में। तो इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? 5 स्टेप्स में fetch, decode, fetch operand, execute, store output operand। ठीक है, ये
अच्छा जी, स्टोर आउटपुट ऑपरेंड। अच्छा, 1 मिनट का वेट करिएगा, एक इम्पोर्टेंट ईमेल सेंड करनी है, वो मैं सेंड करके फिर क्लास कंटिन्यू करता हूँ।
सर सर आवाज आ रही? हाँ भाई, आ रही है, आवाज आ रही है। इम्पोर्टेंट ईमेल करनी थी, वो इस वजह से कॉल आई थी कीट से। अच्छा जी, तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है साइकिल में? आगे मैं इसको डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा। तो पहले इंस्ट्रक्शन फैच होगी, ठीक है, फिर इसको डिकोड किया जाएगा, फिर इसके ऑपरेंड्स को फैच किया जाएगा और एग्जीक्यूट करने के बाद उसका जो आउटपुट है वो स्टोर कर दिया जाएगा। अगर रैम में रखाना है रैम में आउटपुट रखाया जाएगा, अगर रजिस्टर में रखवाना है वहां रख दिया जाएगा। तो ये इसका मतलब एक तरह से इसका सूडो कोड है जो यहाँ दिखाया जा रहा है, सूडो कोड। ठीक है, तो लूप में चलेगी, सारी इंस्ट्रक्शन चलेंगी वन बाय वन। पहले इंस्ट्रक्शन को फैच किया, फैच करने के बाद, फैच का मतलब है कि इसको चलाने के लिए लोड किया, क्या क्या चीजें इसमें चलानी है। फिर एडवांस द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, इसको इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का एक वैल्यू बढ़ा दी ताकि वो अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने पास होल्ड कर ले। फिर इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर लिया जो फैच की थी। अगर उसके अंदर देखा वेरिएबल है कि नहीं, मेमोरी ऑपरेंड का मतलब है वेरिएबल, ठीक है, मेमोरी ऑपरेंड का लफ्ज जहां पर आए उसका मतलब है वेरिएबल। अगर वेरिएबल इसमें है, इंस्ट्रक्शन के अंदर वेरिएबल मौजूद है, तो वहां से वैल्यू को रीड करेगा, वेरिएबल से वैल्यू को रीड करेगा और फिर इस एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद अगर रिजल्ट को जो है वो कहीं स्टोर करवाना है, तो फिर वो मेमोरी के ऊपर जो है रिजल्ट को स्टोर करवाएगा, यानी कि रैम के ऊपर स्टोर करवाना है। अगर रैम पे करवाना है रैम पे करवाएगा और रजिस्टर पे करवाना है रजिस्टर पे कराएगा। तो ये फिर इसके बाद ये जो है ये लूप चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा? जब तक के हर इंस्ट्रक्शन चल ना जाए। जब सारी इंस्ट्रक्शन चल जाएंगी फिर लूप खत्म हो जाएगा। तो इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल, इसका सूडो कोड है। एनी क्वेश्चन? तो ये डायग्राम भी इसमें दिखाई है, लेकिन डायग्राम एग्जैक्ट व्यू तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें चीजें दिखाई है कि जैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल के अंदर जो है ना वो रैम को दिखाया गया, मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी के अंदर कोड भी है, डेटा भी है, और ये जो है डेटा बसेस एड्रेस बसेस के जरिए कम्युनिकेशन हो रही है। ये कंट्रोल यूनिट है, ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा, और ये रजिस्टर्स हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो बहरहाल ये बैकग्राउंड में आपस में सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके किसी भी इंस्ट्रक्शन को चलाते हैं। मोड्स ऑफ ऑपरेशन, ठीक है ना, कितनी तरह के मतलब ऑपरेशन परफॉर्म, इसके कितनी तरह के मोड्स हैं ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो तीन तरह के मोड है, एक है प्रोटेक्टेड मोड, एक है रियल एड्रेस मोड और एक है सिस्टम मैनेजमेंट मोड। तीन तरह के मोड्स हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड मोड, रियल एड्रेस मोड और सिस्टम मैनेजमेंट मोड। तो प्रोटेक्टेड मोड में क्या होता है? प्रोटेक्टेड मोड जो है ना, विंडोज का जो है वो नेटिव मोड है, विंडोज का नेटिव मोड है प्रोटेक्टेड मोड, ठीक है। तो विंडोज और लिनक्स जो है वो सबका जो है इसी मोड पे काम करते हैं। अच्छा, इसमें इसमें होता क्या है प्रोटेक्टेड मोड में, ये आपको बता दूं। प्रोग्राम्स आर गिवन सेपरेट मेमोरी एरियाज नेम सेगमेंट्स, यानी कि होता क्या है कि हर प्रोग्राम के लिए मेमोरी के अंदर एक सेपरेट एरिया बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एमएस वर्ड में कोई फाइल खोली है, उस फाइल का जो है एक मेमोरी एरिया ये बना दिया इसने, ठीक है, ये फाइल 1 नाम रख दिया फॉर एग्जाम्पल, इसका ये फाइल 1, ये फाइल 1 का मेमोरी एरिया है। फाइल 1 जो है वो उसी मेमोरी के एरिया में रह के काम करेगी, इससे बाहर नहीं जा सकती, इसकी रेंज ये रही। इस तरह फाइल 2 है, कोई और प्रोग्राम खोला है, क्रोम खोल दिया, क्रोम जो है यहाँ चल रहा है, ठीक है, और क्रोम जो यहाँ चल रहा है और वो उसका जो एरिया है वो ये है, वो अपने इस एरिया से बाहर नहीं निकल सकता क्रोम की एप्लीकेशन, ठीक है, उसकी रेंज ये रही। इस तरह से हर प्रोग्राम का अपना अपना एक एरिया रिजर्व कर दिया जाता है रैम के अंदर, और वो अपने एरिया से बाहर नहीं निकल सकता, उसी एरिया के अंदर बाउंड रहेगा। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम के एरिया में नहीं आता। अगर ये जैसे एक प्रोग्राम का दूसरे प्रोग्राम के एरिया में आएगा तो इससे
प्रोग्राम जो करप्ट हो सकता है। तो इसको करप्शन से बचाने के लिए वो एक हर एरिया को, हर प्रोग्राम को उसके अपने स्पेसिफिक एरिया के अंदर लिमिट कर देता है, ताकि कोई भी प्रोग्राम किसी दूसरे के प्रोग्राम के एरिया में ना जा पाए। ठीक है ना? यहाँ पर ये लाइन आप पढ़े, प्रोग्राम्स आर गिवन सेपरेट मेमोरी एरियाज नेम्ड सेगमेंट्स। इनको हम सेगमेंट्स कहते हैं, ये एक सेगमेंट हो गया, ये दूसरा सेगमेंट हो गया, इनको हम सेगमेंट्स कहते हैं। और हर प्रोग्राम अपने अपने सेगमेंट के अंदर जो है वो चल रहा होता है। The processor prevents program from preferencing memory outside their set। तो प्रोसेसर क्या करता है कि जो इनको सेगमेंट असाइन है उससे बाहर प्रोग्राम नहीं जाए, उसको वो प्रिवेंट करता रहता है, रोकता रहता है कि कोई प्रोग्राम अपनी जो है वो असाइन सेगमेंट से बाहर ना जाए। इस तरह के मोड को कहते हैं प्रोटेक्टेड मोड। तो अभी जो विंडोज लिनक्स काम कर रहे हैं वो इसी मोड पे काम करते हैं, प्रोटेक्टेड मोड में। वरना पहले क्या होता था, पहले चलता था रियल एड्रेस मोड। रियल एड्रेस मोड में क्या होता था, ये MS DOS का नेटिव मोड है। जो MS DOS का प्रोग्राम चलता था उसका नेटिव मोड जो है वो रियल एड्रेस मोड है। उसको ये 8086 प्रोसेसर के साथ जो है वो ये यूज होता था, और MS DOS का। इसमें क्या होता था, इसमें एरिया जैसे प्रोटेक्टेड मोड के अंदर हम सेगमेंट रिजर्व कर लेते हैं ना, हर प्रोग्राम के लिए सेगमेंट रिजर्व है। इसमें हर प्रोग्राम के लिए सेगमेंट रिजर्व नहीं होता था रियल एड्रेस मोड में। तो यहाँ पर आप ये लाइन पढ़ें, प्रोग्राम्स रनिंग इन रियल एड्रेस मोड कैन कॉज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू क्रैश। ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाता था। क्यों क्रैश होता था? क्योंकि एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम के ऊपर ओवरलैप कर जाता था। एक प्रोग्राम अपने एरिया से निकल के दूसरे प्रोग्राम के एरिया में आ जाता था। तो इस तरह से होता रहता था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्रैश हो जाता था इससे बार-बार। ठीक है? तो MS DOS के अंदर ये बहुत प्रॉब्लम हमने फेस किया है जब विंडोज नहीं आई थी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बार-बार जो है क्रैश होता था, क्योंकि हर प्रोग्राम जो है अपने एरिया से निकल के दूसरे प्रोग्राम के ऊपर ओवरलैप कर जाता था। अक्सर होता था ऐसा। रैम भी कम होती थी और मल्टीपल प्रोग्राम चलाते थे तो सिस्टम बार-बार क्रैश होता था। तो बहरहाल ये कहलाता है रियल एड्रेस मोड। एक होता है सिस्टम मैनेजमेंट मोड। सिस्टम मैनेजमेंट मोड तो ये आपने सुना होगा, जो रोम बायोस। बायोस में आप गए होंगे ना, शुरू में जब पीसी ऑन करते हो तो F2 में कुछ कीबोर्ड में F10 है, कुछ कीबोर्ड में F9 है, तो बायोस आ जाता है। बायोस है ना, वो क्या सेटिंग होती है भाई, इसमें बूटिंग डिवाइस आप कौन सी प्रायोरिटी पे करना चाह रहे हो, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगी हुई होती हैं। यानी कि अपने हार्डवेयर आपके सिस्टम में जो लगा हुआ है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि भाई कौन सा हार्डवेयर डिसेबल करना है, कौन सा इनेबल करना है। उसको वो कहलाता है सिस्टम मैनेजमेंट मोड। ठीक है? जो यानी कि रोम बायोस का मोड है। हाँ, जो सेटिंग है सही बता रहे, फर्मवेयर की सेटिंग जो है वो रोम बायोस का जो मोड है वो सिस्टम मैनेजमेंट मोड कहलाता है। एक और है, वो कहलाते हैं हाइब्रिड वर्चुअल 8086 मोड। हाइब्रिड का मतलब क्या है कि प्रोटेक्टेड मोड भी है और रियल एड्रेस मोड भी है, यानी कि हाइब्रिड ऑफ प्रोटेक्टेड। क्या मतलब, जैसे अभी आप विंडोज में यूज करते हो, अभी आप विंडोज में रहते हुए, अभी हम विंडोज में ही मौजूद है और विंडोज पे रहते हुए अगर मैंने लिखा CMD, एंटर किया, तो ये MS DOS खुल गया। अब ये जो है ना, ये हाइब्रिड मोड कहला रहा है कि GUI भी चल रहा है पीछे, प्रोटेक्टेड मोड भी है, यानी कि सारे हर प्रोग्राम सेगमेंट में काम कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ से रहते हुए अपने किसी भी जो है ना वो ये DOS पे चला गया मैं। ठीक है? DOS जो है वो रियल मोड है, रियल मोड पे काम करता है। तो एक तरह से हुआ क्या है कि जो है ना हाइब्रिड मोड हो गया। ठीक है? तो ये हाइब्रिड मोड इसी को कहते हैं कि इसके अंदर प्रोटेक्टेड मोड भी है और एक तरह से हाइब्रिड मोड भी, DOS भी चल रहा है और विंडोज भी चल रही है, साथ-साथ चल रहा है। तो कहते हैं हाइब्रिड मोड। तो ईच प्रोग्राम हैज इट्स ओन 8086 कंप्यूटर। इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर है किसी भी प्रोग्राम से रहते हुए आप CMD करके जा सकते हो। मैं जैसे अभी आपको मैंने दिखाया, अभी CMD लिख के चला गया मैं। कुछ भी काम कर रहे हो आप फौरन DOS पे जा सकते हो। हर प्रोग्राम के साथ उसका एक तरह से 8086 कंप्यूटर अटैच है। हर प्रोग्राम के साथ इन्होंने DOS को अटैच कर दिया एक तरह से, और आप फौरन स्विच कर सकते हो, वरना पहले ऐसा नहीं था। मुझे याद है विंडोज 95 हम यूज करते थे, DOS पे जाने के लिए हमें विंडोज को लिखना पड़ता था एग्जिट करते थे तो विंडोज शटडाउन होती थी। शटडाउन होने के बाद फिर हम DOS पे जाते थे, और फिर जब दोबारा विंडोज पे आना होता था हम लिखते थे विन लिखते थे, तो विंडोज दोबारा से स्टार्ट होती थी। समझ रहे हैं? इतनी आसान नहीं था। जैसे अभी मैं चला गया DOS पे और वापस आ गया, मतलब एक ही साथ चल रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो है ना वो बाकायदा विंडोज को शट डाउन करके DOS पे आते थे और DOS से फिर विंडोज को रन करते थे।
पहले इस तरीके से काम हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड में मोड्स ऑफ ऑपरेशन में, क्लियर है? आगे चले। अच्छा जी, बेसिक प्रोग्राम ये अगले चैप्टर का टॉपिक है, यहाँ से अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो अगले चैप्टर का टॉपिक कवर करेंगे। अरे क्वेश्चन था जी, क्या क्वेश्चन है? सर, ये कोल की लैब का सर टास्क करना होगा क्योंकि लैब तो पढ़ी नहीं और कोई खास अंडरस्टैंडिंग है नहीं, तो लैब टास्क जो वो करवा रहे हैं, जैसा वो करवा रहे हैं वैसा तो करते जाए जब तक कि आपके कोई डिसीजन नहीं हो रहा। अभी तक तो, अभी मैं बात करूंगा तो वो देखें क्या कहते हैं। अभी मैंने अभी तक कोड टच नहीं किया है, ठीक है, अभी तो मैं आपको सारा थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ये कि लैब में जो आपको टास्क मिल रहे हैं वो ज़ाहिर है वो सही तरह से समझाया नहीं जा रहा आपको, लेकिन ये है कि जो सा हो रहा है तो वो वाकई में आप सही कह रहे हैं, वो अप्रोच पढ़ाया नहीं है, ये बिल्कुल आपकी बात सही है, शकील ने सही लिखा है, एग्रीड। सर मैं वो अगर इंटरनेट से मिल गया तो हो जाएगा, लेकिन नहीं मिला तो फिर मार्क्स कट जाएंगे और एक फॉर्मेलिटी भी हो जाएगी कि ये मार्क्स किसके कटेंगे? आपने टास्क नहीं सर किया क्योंकि हमने एक लैब जो है लैब का जो आधी टास्क नहीं किया, छोड़ी है। जो आपने लैब का टास्क नहीं किया वो कह रहे हैं। यस सर, लैब 2 आधी छोड़ी है, आधी करी है। अच्छा,